अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म हमने शुरू किया हुआ है और अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने इंशाल्लाह मैग्नेटिज़म स्टार्ट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा लेक्चर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा, ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा हमने। तो आज हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस लेक्चर में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें से MCQs आने के बहुत चांस होते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आज का लेक्चर सीखने के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये लेक्चर पिछले लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है। कन्वेंशनली हमने इसको फोर्स कहा और हम आज भी कन्वेंशनली इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वरना ये आपको पता है कि ये फोर्स नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है। ठीक है, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी सेल का वोल्टेज है। ठीक है, तो EMF है क्या? EMF किसी भी सेल या बैटरी, जब भी कोई सेल या बैटरी आप ख़रीदते हैं बाज़ार से, ठीक है, तो उसके ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है। वो रेटिंग जो है, लेट सपोज कि वो लिखी हुई है जी 3 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि इस बैटरी का जो वोल्टेज ये प्रोवाइड कर सकती है सर्किट में, मैक्सिमम 3 वोल्ट ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि अगर आप किसी सर्किट में इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो जो इस बैटरी की रेटिंग है, अब इसकी रेटिंग है फ़र्ज़ करें 3 वोल्ट, इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर ये 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती है। जहाँ पर भी आप इसे लगाएंगे तो ये उस सर्किट में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। बैटरी की जो रेटिंग होती है, ये बैटरी के ऊपर जो भी उसका EMF लिखा होता है, बैटरी हमेशा उस EMF से कम पोटेंशियल जो है वो सर्किट में प्रोवाइड करती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे चल के देखते हैं। पहले ज़रा हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज दैट अ बैटरी कैन प्रोवाइड एट इट्स टर्मिनल्स। बैटरी के टर्मिनल्स पर जो मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर सकती है उसे कहते हैं बैटरी का EMF। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास ये एक सेल है, एक सिंपल सेल है, ठीक है, और इसके 2 टर्मिनल्स हैं इस सेल के। लेट सपोज कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये मैंने इसकी स्कीमेटिक डायग्राम नहीं बनाई, जस्ट समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई है। सो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी के ऊपर फ़र्ज़ करें इसकी जो रेटिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है जी 3 वोल्ट। इसका मतलब है कि इन टर्मिनल्स के अक्रॉस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर सकती है अपने इन टर्मिनल्स पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कर सकती है वो है इसका EMF। लेकिन क्या जितना इसके ऊपर रेट होता है, जितनी रेटिंग लिखी होती है, क्या बैटरी अपने टर्मिनल्स पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है? इसका जवाब है नो। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम एक बैटरी प्रोवाइड कर सकती है, देखिए कैन का वर्ड है, जितना वो प्रोवाइड कर सकती है पोटेंशियल डिफरेंस अपने टर्मिनल्स पर, वो है उसका EMF। और जितना वो प्रोवाइड करती है एक्चुअल में वो क्या है? वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क भी हम करेंगे। EMF में और टर्मिनल वोल्टेज में या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क भी हम करेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ कि किसी सर्किट में आपने, किसी भी सर्किट में आपने जो है ये बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब बैटरी क्या करती है? चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाती है और हाई पोटेंशियल की तरफ उनको पुश कर देती है। तो लेट सपोज कि एक चार्ज पार्टिकल जब इस बैटरी में एंटर होगा, ऑब्वियसली बैटरी इस पर वर्क करेगी, इसको एनर्जी देगी, तो एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट चार्ज। जब ये चार्ज दूसरी तरफ यहाँ पर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कि शुरू में जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ बैटरी में, ठीक है, तो बैटरी ने इसे जो एनर्जी प्रोवाइड की, इस एनर्जी को हम कहते हैं जी WI/Q, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब ये चार्ज दूसरी साइड से बाहर निकला यहाँ से, ठीक है, तो उस वक्त इस चार्ज के पास जो बाकी एनर्जी बची, ये हमारे पास क्या है? WF/Q। अब होता ये है कि जिस वक्त ये चार्ज पार्टिकल सेल में एंटर होता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहिए क्योंकि हम ये पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बात कर रहे हैं।
तो जिस वक्त एक चार्ज बैटरी में एंटर होता है, बैटरी उसे जितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो सारी एनर्जी लेकर चार्ज यहाँ से बाहर नहीं निकलता। चूँकि सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, सेल के अंदर जो है वो केमिकल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो जो भी केमिकल बैटरी के अंदर है, ठीक है, लाइक कोई इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी के अंदर, तो जो भी चीज़, जो भी मैटर, कुछ भी बैटरी के अंदर होगा तो उसके ज़ाहिर बात है एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ इस बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, अब ज़ाहिर बात है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अपने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। सो जब ये चार्ज पार्टिकल इस बैटरी के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है तो कोलिजन्स की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से इस चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी इसने गेन की होती है, उस एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा ये बैटरी के अंदर ही ड्रॉप कर देता है। और जब ये दूसरे एंड से बाहर आता है, बैटरी के दूसरे एंड से, तो इसके पास वो एनर्जी नहीं होती जो एक्चुअली इसने यहाँ आते हुए गेन की होती है। इसका मतलब है कि बैटरी जो प्रोवाइड कर सकती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो ईएमएफ है, लेकिन एक्चुअली हमें टर्मिनल्स पर जो मिलती है वो क्या है? वो है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है कि आप, अगर आपके पास कोई इस तरह का मीटर है और वो मीटर आप यहाँ बैटरी के टर्मिनल्स पर कनेक्ट करें और फिर आप उस मीटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ की रीडिंग पढ़ें, तो ये वाली रीडिंग हमेशा जो बैटरी के ऊपर रीडिंग लिखी होगी उससे कम होगी। यानी कि अगर बैटरी पर 3 वोल्ट लिखा हुआ है और आप यहाँ पर मेजर कर रहे हैं तो आपके पास आएगा जी 2.8 वोल्ट या 2.9 वोल्ट। तो वो जो बाकी वोल्टेज है वो कहाँ गया? वो वोल्टेज बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है कि बैटरी हमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकती है वो उसका ईएमएफ है, लेकिन एक्चुअल में हमें अपने टर्मिनल्स पर वो जो प्रोवाइड करती है वो उसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अगर मैं इस सर्किट में इस बैटरी के साथ इस बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये देखें जी, मैंने इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के इन दोनों एंड्स पर आ रहा होता है, सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड्स पर आ रहा होता है। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो रहा होता है, इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि सर्किट में आपने जो भी कंपोनेंट लगाया है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज उस कंपोनेंट के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ से हमेशा कम होगा। और क्यों कम होगा उसकी रीज़न भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि बैटरी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बैटरी के अंदर थोड़ी बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से कुछ वोल्टेज बैटरी के अंदर ड्रॉप होता है और उसकी वजह से टर्मिनल्स पर हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता जो एक्चुअली बैटरी प्रोवाइड कर सकती है। तो फ़र्ज़ कर लें कि बैटरी की अपनी जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बुला रहे हैं, ये है स्मॉल आर, और यहाँ पर जो आपने रेजिस्टर लगाया है उसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है V इज़ इक्वल टू आई आर। अब मैं यहाँ पर R इक्वलेंट लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो R इक्वलेंट इसलिए लिख रहा हूँ कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज़ में लगी हुई हैं, इनको सीरीज़ में लगी हैं तो इनको ऐड कर लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी I इंटू आर प्लस आर, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये जो V है एक्चुअली ये बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज जो बैटरी हमें प्रोवाइड कर सकती है, ये ईएमएफ है, विच इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये आई आर जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, ठीक है। तो ये वो वोल्टेज ड्रॉप है जो बैटरी के अंदर ही हुआ। तो ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, यानी कि बैटरी टोटल जो ईएमएफ प्रोवाइड कर सकती है, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकती है वो ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। इसमें से कुछ वोल्टेज जो है ये वाला पोर्शन ये ड्रॉप हो जाता है बैटरी के अंदर ही, जो बाकी बचता है वो बैटरी के टर्मिनल्स पर अपीयर हो जाता है। सो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हुआ, और ये है बैटरी का टोटल ईएमएफ। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि बैटरी का जो ईएमएफ होता है ये हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। बैटरी का जो ईएमएफ होता है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होता है। अगर हम आइडियल बैटरी की बात करें, रियल में तो ऐसा ही है, प्रैक्टिकली ऐसा ही है, ठीक है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल बैटरी हमारे पास नहीं है जिसका ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। हमेशा ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है। लेकिन अगर हम आइडियल या थ्योरेटिकल बैटरी की बात करें तो थ्योरेटिकल या आइडियल बैटरी के अंदर
जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इस सूरत में हमारे पास जो ईएमएफ है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाता है। ये उस वक्त है जब बैटरी की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसी बैटरी नहीं होती जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर आपके ज़हन में आ सकता है, ठीक है, कि अगर बैटरी को हमने सर्किट में कनेक्ट ही नहीं किया, अगर आपने बैटरी को सर्किट में कनेक्ट ही नहीं किया, तो उस सूरत में बैटरी के अंदर जो करंट है या सर्किट में जो करंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सूरत में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तो इस सूरत में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सेम हो गए, सेम होना ही है, जाहिर बात है, क्योंकि अगर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव ही नहीं कर रहे। जब वो सर्किट में मूव ही नहीं कर रहे तो जाहिर बात है जो भी बैटरी का ईएमएफ होगा वही उसका पोटेंशियल, वही उसका टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। जब हम सर्किट से करंट ड्रॉ करेंगे तो उस वक्त हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बैटरी के अंदर मूव करेंगे और इन दोनों में फ़र्क आएगा। लेकिन हम करंट ही ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो एक्चुअली बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है। लेकिन हम ये सारी बातें जो पीछे कर रहे थे ये इस बुनियाद पे कर रहे थे कि हम बैटरी से सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईएमएफ जो है, चूंकि इसका ताल्लुक बैटरी के साथ है, तो चाहे सर्किट से आप करंट ड्रॉ करें या ना करें, ईएमएफ जो है वो तो हर वक्त उसमें बैटरी में मौजूद ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्किट से करंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा हमारे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और जाहिर बात है ईएमएफ भी होगा। तो ईएमएफ उस वक्त भी होता है जब आप सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते, लेकिन जिस वक्त आप सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते उस वक्त हमारा ये जो भी कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, इस कंपोनेंट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने दो तरह से पीछे डिफाइन किया है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उसको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स पर होता है सेम वही इस रजिस्टर के टर्मिनल्स पर होता है। तो इस सूरत में जब बैटरी में से करंट फ्लो कर रहा होता है ये डेल वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है और सिंपली वो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। क्लियर होगी? तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपने खुद को। तो अब हम देखते हैं जी रिमेंबर में हमारे पास क्या है। रिमेंबर में हमारे पास है जी फॉर एन आइडियल बैटरी, पीछे वाला स्लाइड हमारा रह गया था उसमें भी था रिमेंबर जी। फॉर एन आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, ये बात हो गई है जी, ये भी हो गई है। टर्मिनल वोल्टेज चलें जी, ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर आइडियल बैटरी द EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज इज सिमिलर बट फॉर अ रियल बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन EMF। E इज सम टाइम कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि EMF को हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, यानी कि ये उस वक्त वोल्टेज है जिस वक्त सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। EMF इज रिलेटेड वैल्यू ऑफ सेल। अच्छा, EMF इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ सेल व्हेन देयर इज नो करंट इन द सेल, जब सेल में कोई करंट नहीं होगा उस वक्त जो सेल का EMF है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा EMF ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन है जो पीछे हमने बनाया है, हमने ये रिलेशन बनाया था कि E इज़ इक्वल टू डेल वी प्लस आई आर। तो यहाँ से अगर हमने डेल वी निकालना हो तो ये हमारे पास बन जाएगा E माइनस आई आर, ठीक है। और इसी तरह से हम E को ये भी लिख सकते हैं डेल वी प्लस आई आर, ये पीछे हम कर चुके हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो ये भी पीछे बात हो गई है कि हमारे पास जो कंपोनेंट लगा होता है उस कंपोनेंट के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है एक्चुअली वो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज और EMF में भी फ़र्क होता है। चलें जी, इसके बाद हमारे पास है जी सेल इन सीरीज। यस, अगर हमारे पास बैटरीज या सेल्स को सीरीज़ में लगाया गया हो तो उस सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ सेल को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, ज़रा आज हम इसको भी देखते हैं। तो लेट्स सपोज जी कि हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है जी, आइडेंटिकल सेल्स, इनको हमने किसी भी सर्किट में लगाया हुआ है, ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है। आइडेंटिकल से क्या मुराद है कि इन सब की जो वैल्यू है, EMF की जो वैल्यू है इन सब की
वो सिमिलर है। ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ है वो भी ई है, इसका भी ई है और इसका भी ई है। अब ये सीरीज में लगे हैं आपके सामने, ये देखें हमने इनको एंड टू एंड कनेक्ट किया, यानी कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगले वाले के पॉजिटिव के साथ, इसका जो नेगेटिव है वो अगले वाले के पॉजिटिव के साथ, तो इसे कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। तो आपने एंड टू एंड कनेक्शन किया है इन सेल्स का सीरीज में। ठीक है, और अगर सेल सीरीज में होंगे जिस तरह आपको नजर आ रहा है तो करंट फ्लो करने का सिर्फ एक ही पाथ होगा। ऐसी सूरत में हमारे पास जो इफेक्टिव या टोटल ईएमएफ है इस पूरे सर्किट का वो सिंपली इन सारे ईएमएफ को कलेक्ट करने से आएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होगा कि हर सेल की एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आपने इनको सीरीज में लगा दिया है तो हर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जाहिर बात है वो भी सीरीज में आ जाएगी और सारी इंटरनल रेजिस्टेंस जो हैं ये ऐड हो जाएंगी, R1, R2, R3। तो जो सर्किट की टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो इस सूरत में हमारा जो करंट वाला रिलेशन हमने पहले बनाया था, ठीक है जी, कि EMF इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ गया जी R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि ये तीनों सेल आइडेंटिकल हैं, चूंकि ये तीनों सेल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, इसलिए तीनों सेल की रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल होगी। तो इस सूरत में हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3 ये ऐड होकर बन जाएगी 3R। तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू R प्लस NR। N है नंबर ऑफ सेल्स, अगर आइडेंटिकल सेल हो सारे तो फिर आप इसको NR लिख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ हमारे पास आ गया E। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो करंट हमारे पास आएगा EMF ऑफ द बैटरी ओवर R प्लस NR। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, हमने सेल को सीरीज में लगाया, टोटल जो कंबाइन जो EMF है सेल का वो तो इंक्रीज हो गया, लेकिन सेल का करंट रिड्यूस हो गया। अब करंट कैसे रिड्यूस हुआ, क्योंकि सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस भी सीरीज में लग गए और सारे रेजिस्टेंस ऐड हो गए। अब जब रेजिस्टेंस ऐड हो गए तो सर्किट का जो इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो सर्किट का करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास रिलेशन हमें क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर में ये N आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सेल था तो N हमारे पास यहाँ सिंपली 1 होगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 या 4 या 5 सेल लो, फर्ज करें कि हमारे पास 4 सेल लो, तो जो N की वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और इसकी वजह से करंट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप सीरीज में सेल लगाते जाओगे तो सीरीज में सेल लगाने से सर्किट का जो कंबाइन EMF है वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन सर्किट का जो करंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये क्या होते जाएंगे, ये सिंपली ऐड होते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अगर हमें सर्किट का करंट बढ़ाना हो तो यहाँ पर ये कर सकते हैं हम कि हम जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास सेल 4 ही रहें, 5 ही लगे रहें और हम सर्किट के करंट को भी इंक्रीज़ कर लें। तो सर्किट के करंट को इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है कि आप ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करें। अब ये कैसे डिक्रीज़ होगा, या तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को कम कर दें, ठीक है, नहीं कर सकते तो ऐसी बैटरी यूज़ करें जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। तो आप जितनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस वाली अच्छी बैटरी यूज़ करेंगे, ठीक है, करंट की वैल्यू में उतना ही हम इजाफा कर सकते हैं। तो ये होता है जी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ एंड टू एंड कम्बिनेशन ऑफ। अच्छा, यहाँ पर एंड टू एंड के अलावा कुछ ऐसा कम्बिनेशन भी हो सकता है कि हमारे पास एक सेल इस तरह से लगा हो, ठीक है, और दूसरा सेल जो है वो ऐसे लगा हो। अब इनके सेम, यानी कि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। ऐसी सूरत में हमारा जो कंबाइन EMF है वो प्लस होने की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा वाला EMF होगा उसमें से कम वाले EMF को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने इसको जोड़ा है एंड टू एंड। इस तरह जोड़ने से इनका जो EMF है वो ऐड होगा, लेकिन करंट की जो वैल्यू है सर्किट में वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और एजम्पशन ली है, ये फार्मूला N वाला तभी बनता है जब ये सारे सेल आइडेंटिकल हों।
अगर ये सारे सेल आइडेंटिकल ना हो तो ऐसी सूरत में फिर आपको यहाँ पर एन आर नहीं लिखना, बल्कि आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले से जो हमने पढ़ा है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो होती है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होती है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर फिर एन आर नहीं आएगा, बल्कि ऐसी सूरत में यहाँ पर आएगा आर इक्वलेंट। पहले आपको रेजिस्टेंस कंबाइन करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है जी, करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन डज नॉट एक्सीड अ सिंगल सेल। यानी कि सर्किट की जो करंट डिलीवर करने की एबिलिटी है वो एक सिंगल सेल से ज़्यादा नहीं हो पाती। यानी कि हमने फ़र्ज़ करें कि 3 सेल जोड़े हैं 5, 5 और 5 वोल्ट के, तो सर्किट की जो कंबाइन ईएमएफ है वो तो 15 वोल्ट आपने कर ली, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस भी जमा हो गई तो करंट कम हो गया। तो सर्किट का जो करंट होगा वो इतना ही होगा जितना आप एक सेल से लगाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप करंट को बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो फिर आप सीरीज कॉम्बिनेशन सूटेबल नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करंट को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि करंट रिड्यूस हो जाए, आप करंट को कम करना चाहते हैं, तो फिर आप सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज़ करें। लेकिन अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप इसका सीरीज की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करें। आगे चल के हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। इसकी जो करंट डिलीवर करने की कैपेसिटी होती है सीरीज सेल की, वो इतनी ही होती है जितनी एक उस सेल में, उस सीरीज में लगे हुए एक सिंगल सेल की होती है। क्लियर हो गया? तो सीरीज सर्किट में आपको पता है कि सीरीज सर्किट जो होते हैं ये पोटेंशियल डिवाइडर होते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन करंट जो होता है इनमें सेम होता है। यानी कि सीरीज सर्किट में हमारे पास जितने भी ये आपको नज़र आ रहे हैं कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट्स में से गुजरने वाला जो करंट होगा वो सेम होगा, क्योंकि करंट थ्रू एक ही पाथ से वो फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा जी सेल्स इन पैरेलल। तो जब आप सेल इन पैरेलल लगाते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी पैरेलल हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम जनाब लगा देते हैं जी इस तरह से, ये हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया जी सेल्स का। ये भी एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर भी वही अजम्पशन है। हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये तीनों सेल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब इनकी जो रेजिस्टेंस है, अगर सेल पैरेलल में लगे हों तो रेजिस्टेंस भी इनकी पैरेलल हो गई। तो इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फार्मूला, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला वो हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कम हो गई। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई तो सर्किट की जो करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी है वो भी सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन से ज़्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ईएमएफ है, यहाँ पर ईएमएफ, वहाँ पर तो हमने कहा था कि सारे ईएमएफ ऐड हो जाते हैं और कंबाइन ईएमएफ सबको ऐड करने से आता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ है, अगर आप इसको कंबाइन करें तो लेट सपोज कि इसका ईएमएफ है 5 वोल्ट, इसका है 5 वोल्ट और इसका भी 5 वोल्ट है। तो जो सर्किट का टोटल ईएमएफ होगा वो इतना ही होगा जितना एक सेल का ईएमएफ है। यानी कि आप जितने भी आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगाएंगे तो जो टोटल ईएमएफ है वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना एक सेल का होता है, ठीक है। तो ये 3 सेल है तो टोटल अगर आप करेंगे तो इसका क्या आएगा, इफेक्टिव आएगा सिंपली 5 वोल्ट, ठीक है। तो आई जो है हमारे पास करंट का फार्मूला, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगी इसमें, ये हमारे पास हो जाएगा E/R प्लस R/N। अब देखें पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था NR यहाँ पर। तो NR का मतलब था कि जितने भी आपने सेल लगाए थे उनके नंबर से आपने R को मल्टीप्लाई करना था। अब आपने R से डिवाइड करना है, मतलब 4 सेल लगाए हैं तो 4 से डिवाइड करना है, 3 सेल लगाए हैं तो 3 से डिवाइड करना है। तो देखें अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर किया जाए तो आप देख रहे हैं कि इस वाले अगर बाकी सारी वैल्यूज सेम रखी जाएं, ईएमएफ भी सेम रखा जाए, ये कैपिटल आर भी सेम रखा जाए, ठीक है, ये स्मॉल आर भी सेम रखा जाए, सीरीज़ में और पैरेलल में आप आइडेंटिकल सेल लगाएं, तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन में, इस वाले एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा है रेजिस्टेंस की तो सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट कम हो जाएगा, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में डिनोमिनेटर की वैल्यू में कमी आएगी और उसकी वजह से करंट जो है वो बढ़ जाएगा। हमारे पास क्या है जी, द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल सेल। ईएमएफ एक सिंगल सेल जितना हो जाता है और करंट ऑन एक्सटर्नल सेल डिवाइडेड इक्वली, ठीक है, करंट अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लेता है सारे, क्योंकि सबका ईएमएफ जो है वो एक जैसा है।
इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मिनिमम एंड निग्लेजिबल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट, यानी कि अगर आप ये करें कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दें तो आप उससे जो करंट की वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा जो करंट है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, I1 प्लस I2 या जो भी हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू है वो इंडिविजुअल करंट्स को ऐड करने से आती है। ठीक है, इसको आप ना करें, इस लाइन को, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। सो चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सीरीज कम्बिनेशन इज एम्प्लॉयड वेयर मैक्सिमम वोल्टेज, जहां आप वोल्टेज मैक्सिमम करना चाहते हो वहां पर आप सीरीज कम्बिनेशन लगा सकते हैं, और जहां पर आप करंट मैक्सिमम करना चाहते हो वहां पर आप पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। रेजिस्टेंस इन सीरीज, आपको पता है कि अगर हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हों और उन सारी रेजिस्टेंस को हम सर्किट में सीरीज़ में लगा दें, ठीक है, लेट सपोज कि ये R1 है, R2 है और R3 है, तो उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो सिंपली उनको ऐड करने से आएगी। ठीक है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन सीरीज़ सर्किट जो होता है ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन करंट सेम होता है, चूँकि ये सीरीज़ एक ही पाथ होता है तो सारे हमारे जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस हमारा जो करंट है वो सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सारे टर्मिनल्स के अक्रॉस डिफरेंट है, और टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उनको ऐड करने से हमारे पास सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सीरीज सर्किट में डिवाइड हो जाता है, हर कंपोनेंट के अक्रॉस डिफरेंट हो जाता है, लेकिन करंट जो है वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद जो पैरेलल कम्बिनेशन है, नेक्स्ट पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम इस फार्मूले से कलेक्ट करते हैं। तो याद रखें कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो सर्किट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सर्किट की सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी। मसलन हमने 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं सीरीज़ में, ठीक है जी, एक हमारे पास है जी 2 ओहम का और दूसरा हमारे पास है 4 ओहम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज़ कम्बिनेशन में वो सिंपली ऐड करने से आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इन्हीं को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये हमारे पास 4 ओहम है और ये 2 ओहम है, तो हमारी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आएगी 1/4 प्लस 1/2, और एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है जी, 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 6/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, या अगर हम, ये हमारे पास 1/RE है, अगर हम RE निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब ये देखें 2/3 करें तो 2/3 का आंसर जो है वो 2 से भी कम आएगा। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगाएं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो सर्किट की सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाएं तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाती है। सो हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पैरेलल कम्बिनेशन में आप सबको पता है, पैरेलल कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस वो सेम होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि V1 V2 V3 ये सेम होता है, ठीक है, लेकिन करंट डिफरेंट होता है, और टोटल करंट जो है वो सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में से जो करंट गुजर रहा होता है उसको ऐड करने से आता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी वो है अभी जो प्रॉब्लम आने वाले हैं रजिस्टर से रिलेटेड, जहाँ से हमें PPSC में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, तो वो ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले है जी रेजिस्टेंस ऑफ अ लूप। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वायर है और उसकी रेजिस्टेंस है R। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वायर को पकड़ता हूँ और पकड़ के इसका लूप बना देता हूँ। अच्छा जी, आपके सामने लूप बना हुआ है। जब इसका लूप बन गया तो इस लूप में इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान अब हमने बताना है कि हमारी रेजिस्टेंस क्या है। सो ये देखिए जी, हमने RAB के दरमियान रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखें ये दोनों टर्मिनल्स हैं,
इन दोनों टर्मिनल्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये टर्मिनल मेरा ए है और ये टर्मिनल बी है। इसके जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसके जो नीचे रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन गया, ये एक पैरेलल कम्बिनेशन बन गया रेजिस्टर्स का। इसी लूप को मैंने यूं करके लिख दिया। अब इस लूप की जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो थी आर। जब आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास हो गई R/2 और ये भी हमारे पास हो गई R/2। अब ज़रा कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें, तो यहाँ पर कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे हम पैरेलल फार्मूले से। तो हमारे पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ए और बी के दरमियान 1/RAB, ये आएगा 1/R1, वो कितनी है R/2 और दूसरी भी R/2 है। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा जी, R/2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 + 1, तो ये बन जाएगा 2 / R/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1/RAB। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम 4/R भी लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि RAB = R/4। इसका मतलब है कि एक ही रजिस्टर था, उस एक रजिस्टर का अगर आप लूप बना लें और लूप बनाकर उस लूप के जो 2 पॉइंट हैं उस लूप के दरमियान में, ठीक है जी, 2 पॉइंट्स, 2 ऑपोजिट पॉइंट्स ए और बी, तो उन 2 ऑपोजिट नोड्स के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आएगी जी, R/4 आएगी। अच्छा जी, इसके बाद वही पीछे वाला रहने दें, वहाँ पर ही मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमारे पास यही रेजिस्टेंस है एक, इसी रेजिस्टेंस की पकड़ के ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर ट्रायंगल के किसी भी 2 वर्टेक्स के दरमियान हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो लेट्स सपोज जी इसी रेजिस्टर को पकड़ कर मैं ट्रायंगल बना देता हूँ जी। देखिए इसी रजिस्टर को पकड़ा मैंने और पकड़ के क्या बना दिया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और इसके ये वर्टेक्स बन गए ए, बी और सी। अब आपसे कहा जाता है किसी भी 2 वर्टेक्स के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस निकालो, मतलब आप निकाल लो लेट्स सपोज कि ए और बी के दरमियान, तो RAB निकालो ज़रा। देखें यही R अब कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, 3 हिस्सों में। एक ये साइड बन गई, ये हो गई R/3, ये भी होगी R/3 और ये भी होगी R/3। अब A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखें ये 2 टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल ज़ाहिर बात है इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ, इस तरह ये टर्मिनल इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली ये यहाँ से यहाँ तक, ये 2 ऐसे आप यूँ समझ लें कि 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं। और जो ये वाली रेजिस्टेंस है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ जी। ये देखें ये हमारा टर्मिनल ए और ये हमारा टर्मिनल बी, इसको मैंने ज़रा सीधा करके लिख लिया। ये दोनों रजिस्टर जो हैं, आप इस तरह अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये देखें कि ए से हमारे पास कोई करंट है और उसने ए से फ़्लो करना शुरू किया, ए से फ़्लो करते हुए वो सी पे पहुंचा और सी से फ़्लो करते हुए वो आगे। तो ये जो हमारे पास 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, हम चूँकि निकालना चाहते हैं ए और बी के दरमियान, तो ए और बी 2 डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, सी नहीं है। तो सी जो है ये इसके साथ सीरीज़ में हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो दोनों सीरीज़ में हैं पहले इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब इन दोनों को कंबाइन करने से एक रेजिस्टेंस आई और एक रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान है, इनको आपस में कनेक्ट भी करना है। लो जनाब, तो ये दोनों रेजिस्टेंस यानी कि R/3 ये वाली और ये जो 2 सीरीज़ में लगी हुई हैं, ये दोनों अब क्या हो गई हैं, पैरेलल में हो गई हैं। तो पहले ज़रा इन दोनों की कंबाइन रेजिस्टेंस निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, वो पैरेलल वाले सीरीज़ वाले फार्मूले से। तो R, इसको हम R इक्वलेंट 1 कह लेते हैं। तो R इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू, चूँकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन बन गया तो सिंपली हमारे पास ऐड हो जाएगा R/3 प्लस R/3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2R/3। तो अब ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 2R/3 और ये वाली रेजिस्टेंस कितनी है, R/3। अब ये दोनों हो गए पैरेलल, तो इनको कर लीजिए सिंपली पैरेलल कम्बिनेशन वाले तरीके से। तो पैरेलल कम्बिनेशन जो हमारे पास है 1/RAB इज इक्वल टू 1 ये R/3 और प्लस 1 ये दूसरे वाला 2R/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3/R प्लस 3/2R।
ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2r, यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और प्लस यहाँ 2r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो 6 + 3 हमारे पास क्या आ गया 9/2r। तो 1/r/AB इज इक्वल टू 9/2r। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ गई RAB इज इक्वल टू 2r/9। तो ये है किसी भी इस ट्रायंगल के किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान रेजिस्टेंस, एंड दैट इज 2r/9। देखिए एक ही रेजिस्टेंस थी, उसी की ट्रायंगल बनाई और उस ट्रायंगल के टर्मिनल्स के दरमियान जब रेजिस्टेंस निकाली तो वो 2r/9 हो गई। इस तरह से आप A और C के दरमियान निकाल लें, C और B के दरमियान निकाल लें, B और A के दरमियान तो हमने निकाल ली है, तो किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमेशा 2r/9 ही आएगी, अगर हमने एक ही रेजिस्टर को पकड़कर उसकी ट्रायंगल बना दी है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर इसको पकड़कर एक स्क्वायर बना दें, अगर हम इसको पकड़ के एक स्क्वायर बना दें, इसी को पकड़ के आप रेजिस्टेंस का एक स्क्वायर बना दें जी, लो जनाब, तो ये रेजिस्टेंस का एक स्क्वायर बन गया और इसके टर्मिनल्स हमारे पास आ गए जी A, इसके वर्टेक्स आ गए A, B, C और D। अब किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान फ़र्ज़ करें कि मुझे A और D के दरमियान, मुझे A और D के दरमियान रेजिस्टेंस निकालनी है। वही तरीका ये देखें, इसको एक टर्मिनल बना लें और इसको एक टर्मिनल बना लें। अब ये है एक रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। पहले तो आप ये देखें ना कि 4 हिस्सों में तकसीम करें इसको, हर साइड को कितनी मिलेगी r/4 और r/4। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये सीरीज़ में हो जाएंगी, ठीक है। सीरीज़ में होकर एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये वाली रेजिस्टेंस ये एज इट इज़ रहेगी। तो एंड पर क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगी। ये तो r/4 ही रहेगी, लेकिन ये तीनों को ऐड करके आपको एक ही रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इन तीनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 और प्लस r/4, तो ये बन जाएगा 4r/4, तो ये आंसर आ जाएगा r, ठीक है। R इक्विवेलेंट आ गया R। तो ये वाली रेजिस्टेंस अब हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई R, ठीक है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, ये तीन रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में हैं, ये वाली और ये वाली, तो आंसर हमारे पास आएगा जी 3r/4, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 3r/4। अब इसको और इसको हमने पैरेलल तरीके से कंबाइन करना है, तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r/4 और प्लस 1/3r/4। अब ये 4 ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हैं ऊपर जाके 4/r प्लस 4/3r। अब एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली 3r आएगा, यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3r से 3r कैंसिल 4 आ गया, तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया 16/3r। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन गया 3/16r। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी दो कॉर्नर्स के दरमियान, किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान जो हमारे पास आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कितना आ रहा है जी 3r/16 या 3/16r। क्लियर हो गया। तो ये है जी हमारे पास स्क्वायर। हमने एक सिंगल रेजिस्टर को पकड़कर लूप बनाया, ठीक है। उस लूप के डायामीटर के क्रॉस जो दो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के दरमियान हमने कंबाइन इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाली, फिर हमने ट्रायंगल बनाया, फिर हमने इसको स्क्वायर बनाया। इसी तरह से आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये है जी एक सिंगल रेजिस्टर से मुख्तलिफ कम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर लगे हों, ठीक है, और वो एक ही रेजिस्टर से ना आए हों, बल्कि वो सारे रेजिस्टर डिफरेंट हो, तो ज़रा वो कम्बिनेशन हम अब यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लगे हों एक ट्रायंगल की शक्ल में, ठीक है जी, और तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग रेजिस्टेंस हो हमारे पास, ठीक है। पहले केस में हम सपोज कर लेते हैं कि इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि इसकी भी R है, इसकी भी R है और इसकी भी R है। ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B हो गया और ये टर्मिनल C हो गया। अब किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। तरीका वही है
पहले हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये सीरीज़ में है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2R। अब इस 2R को इसके साथ हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कम्बिनेशन से इन दोनों से जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम यूँ करके लिख सकते हैं, और ये जो है हमारे पास ए और बी के दरमियान, ये एज इट इज़ हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनल ए है और ये हमारा टर्मिनल बी है, तो यहाँ पर आर ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुकी है, 2R हो चुकी है। तो अब इन दोनों को पैरेलल कम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R, एलसीएम आ गया 2R, R से R कैंसिल, 2 + 1, ये आ गया 3/2R, ठीक है, और रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 2/3R। तो इसका मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल की सारी साइडों पर रेजिस्टेंस लगे हों, यानी कि रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल की साइड्स की शक्ल में लगे हों, तो उस सूरत में और रेजिस्टेंस हों भी आइडेंटिकल, तो उस सूरत में हमारे पास जो किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान रेजिस्टेंस आएगी दैट इज़ 2R/3। क्लियर हो गया। इसके बाद इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, आप एक रेक्टेंगल बनाएं और किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अब एक और नई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे पास एक, लेट सपोज कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है और उसकी चारों साइडों पर इस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इसके डायगोनल्स के दरमियान, ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं डायगनली इनके दरमियान हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ए और बी के दरमियान इस डायगोनल के अक्रॉस हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम को थोड़ा और कम्प्लेक्स भी कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर भी लगा दें, ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो, अगर नहीं लगाना चाहें तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इन दो टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखें, इसी को, ये जो हमारा स्क्वायर है, मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बना लेता हूँ, ठीक है, यही जो डायगोनल है अगर मैं इसको यूँ सीधा कर लूँ, यूँ करके, ठीक है, ये हमारे पास B हो गया और ये मेरे पास A हो गया। अब ये देखें, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में, अगर मैं इनको कंबाइन करूँगा तो ये कितनी रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी यूँ करके 2R, R+R। इसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस हैं ये भी एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं, तो इनको कंबाइन करने से भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, वो भी क्या होगी, 2R। लेकिन अब ये दोनों रेजिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, तो इस टर्मिनल से देखा जाए तो ये और ये दोनों अब क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो अब ज़रा कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें पैरेलल वाले फार्मूले से, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी 1/2R प्लस 1/2R। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2R, यहाँ पर क्या आ गया 1, प्लस यहाँ पर भी क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 2/2R, ठीक है। तो ये 2/2R क्या हो जाएगा जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट जो है ये 1/R के बराबर आ गया, या R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं इक्वल टू R। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया जी। अगर हमारे पास एक स्क्वायर हो और उस स्क्वायर की सारी साइडें जो हैं उन सब की रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो, R हो, तो इस सूरत में आप किसी भी दो टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला आपके सामने है, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, R+R 2R, ये भी सीरीज़ में R+R 2R। तो A और B अब हमारे पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं। अब ये और ये क्या हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल आपको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं, 1/2R प्लस 1/2R, एलसीएम क्या आ गया 2R, 2R से कैंसिल 1 + 1, ठीक है, 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। सो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस के, इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो क्वेश्चन आई होप के नहीं आएंगे। तो हमने तकरीबन सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करके देख लिए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर ज़रा देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर हमने ट्राइंगल हो गया जी ये वाला हमारे पास, ठीक है, ये स्क्वायर वाला प्रॉब्लम भी हमने कर लिया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आया है जी, 3/4R। उसके बाद जी अगर हमारे पास पेंटागन हो तो उस सूरत में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये 4/5R होगा। ये R डिवाइड नहीं हो रहा, ये इस तरह से है 4/5R, ठीक है। ये आप इसको
यूँ लिख सकते हैं 4r/5, यानी कि हमारे पास कोई 5 साइड वाली कोई ज्योमेट्री है और हर साइड पर एक ट्रायंगल लगी है और हर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, तो उस सूरत में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगी। अगर हमारे पास हेक्सागन हो तो हेक्सागन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर हमारे पास 6 साइड्स हों तो आप देख रहे हैं कि ये 5r/6, अगर हमारे पास 5 साइड हो तो ये देखें 4r/5। तो यहाँ पर आप एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस बहुत सारी ज्योमेट्रीज में लगी हो तो ये देखें ऊपर एक नंबर हमेशा ज़्यादा है और नीचे कम है, तो आप यूँ लिख सकते हैं n-1r/n। ये n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस चाहे जिस तरह की मर्जी ज्योमेट्री में लगे हों, ठीक है जी, मतलब वो एक क्लोज फॉर्म ट्रायंगल या रेक्टेंगल या 6 साइड वाली या 7 साइड वाली या 8 साइड वाली पॉलीगन बना रहे हो, तो आप इस जनरल फार्मूले से उनकी जो कंबाइन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास वही जो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस को पकड़कर ट्रायंगल बना दिया जाए तो उसके किसी भी दो टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये भी ऐसे है 2r/9, ठीक है, और ये हमारे पास है 3r/16, ठीक है, और अगर पॉलीगन हो तो 4r/25। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर आप एक ही रेजिस्टेंस को पकड़ें और उसका पॉलीगन बना दें, उसका ट्रायंगल बना दें, उसका लूप बना दें, उसका स्क्वायर बना दें। चलें जी नेक्स्ट जी, अक्रॉस द डायगोनल, ठीक है जी। तो अभी हमने अक्रॉस द डायगोनल जो है वो भी हमने दूसरे तरीके से निकाला है अक्रॉस द डायगोनल। तो यहाँ पर एक और हमारे पास अक्रॉस द डायगोनल वाला प्रॉब्लम है, ज़रा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस थी, उस एक रेजिस्टेंस को पकड़कर हमने 4 रेजिस्टेंस बना दिए, ठीक है, और ज़ाहिर बात है कि अगर एक ही रेजिस्टेंस थी R और आप उसके 4 रेजिस्टेंस बनाएंगे तो सबको इक्वली डिवाइड होगा r/4। तो जैसे पहले मैंने किया, ये दोनों क्या हैं? सीरीज़ में हैं, तो r/4 प्लस r/4 ये सीरीज़ में ऐड होंगे, ठीक है। तो r/4 प्लस r/4 को ऐड करें, r/4 प्लस r/4, तो ये बनेगा 2r/4 और 2r/4 हमारे पास क्या आएगा? r/2। तो इन दोनों की कंबाइन रेजिस्टेंस आ जाएगी r/2, इन दोनों की भी कंबाइन आ जाएगी r/2। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको और इसको कंबाइन को, तो आएगी 1/r/2 प्लस 1/r/2, तो वो 2 हम ऊपर लिख सकते हैं 2/r प्लस 2/r। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी, ये देखें जी, हमारे पास है जी 2/r प्लस 2/r, ठीक है। तो इनको जमा कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 4/r और हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी r/4। अगर हमने एक ही रेजिस्टेंस के 4 पोर्शन बनाए हों, लेकिन अगर हमने एक रेजिस्टेंस के 4 पोर्शन ना बनाए हों, बल्कि चारों रेजिस्टेंस हमने अलग अलग लगाए हों लेकिन हो आइडेंटिकल, तो उस सूरत में हमने पीछे प्रूव किया है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दो डायगोनल के जो अक्रॉस दो हमारे टर्मिनल्स हैं, 2 नोड्स हैं, उन पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R के बराबर होगा, यानी कि किसी भी एक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। चलें जी नेक्स्ट जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब्स इन सीरीज़ एंड बल्ब्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है कि अगर बल्ब सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या होगा, बल्ब पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का पावर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। रेजिस्टेंस पावर पे डिपेंड करती है, पावर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे पावर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम करेंगे पावर कम होगी। तो पहली बात जो है वो तो ये सुन लें कि पावर रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, पावर रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, पावर डिपेंड करती है वोल्टेज पे और करंट पे। तो ज़रा यहाँ पर कम्बिनेशंस बनाते हैं हम ज़रा बल्ब्स के और देखते हैं कि अगर सीरीज़ में हमने बल्ब लगाए हों तो किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और अगर हमने बल्ब्स पैरेलल में लगाए हों तो किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर हम 2 बल्ब्स ले लेते हैं जी। लेट सपोज़ कि हमारे पास एक बल्ब है, उसकी जो रेटिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 50 वाट और 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट होता है, और दूसरा बल्ब जो है उसकी रेटिंग लिखी हुई है कि ये 100 वाट और 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट होता है। अच्छा, अब ये होती है बल्ब की रेटिंग। रेटिंग से अंदाज़ा लगाकर आप ये नहीं कह सकते कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। अगर इसकी रेटिंग 100 वाट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि 100 वाट पावर ही कंज्यूम करे। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको सर्किट में कैसे लगाया है, आपने इसको सीरीज़ में लगाया है या आपने इसको पैरेलल में लगाया है।
ठीक है, तो आगे चलकर हम प्रूव करेंगे कि एक बल्ब अपनी मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब कर सकता है या मैक्सिमम पावर वो किस वक्त कंज्यूम करता है, अगर हम उसे सीरीज में लगाएं या पैरेलल में। अब ये भी हो सकता है कि आपने जब इनको सीरीज में या पैरेलल में लगाया है तो ये जो रेटिंग दी हुई है, इस रेटिंग का मतलब ये है कि अगर इसको पूरे 220 वोल्ट्स मिलेंगे तो ये 50 वाट पावर कंज्यूम कर सकता है, अगर इसको पूरे 220 वोल्ट मिलेंगे तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज ही पूरे नहीं मिलेंगे, वोल्टेज ही डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या ये बल्ब इतनी ही पावर कंज्यूम करेगा? नो, आंसर है नो नो नो। तो ज़रा पहले हम लगाते हैं जी सीरीज में बल्ब्स को। हमारे पास दो बल्ब हैं और उनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया है और यहाँ पर हमने किसी पोटेंशियल बैटरी या सेल के साथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ज़ाहिर बात है कि इनमें करंट फ्लो करेगा। आपको पता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, चलें सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले हम ज़रा इन बल्ब्स की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर फ़र्ज़ करें जी कि 220, ज़रा चलें मुश्किल हो जाएगा, आप इसको 100 कर लें ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमने 100 वोल्ट बैटरी या सोर्स के साथ इनको कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी तो इनको 100 वोल्ट ही दे रहा है, लेकिन चूंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है, लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दीज बल्ब्स वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट जो होते हैं ये पोटेंशियल डिवाइडर होते हैं। तो पहले तो ज़रा हम इन बल्ब की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा अगली कहानी पे जाएंगे कि कौन सा ब्राइट होगा, कौन सा कम ब्राइट होगा, कौन सा ज़्यादा ब्राइट होगा। तो पहले हम दोनों की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हम इनको 100 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन लगा सकते हैं P = V²/R। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। R = V²/P। तो ये बल्ब है, इसको मैं B1 कह देता हूँ और इसको मैं B2 कह देता हूँ। तो R1 हमारे पास आ जाएगा जी V²/P1। ये P1 मैक्सिमम पावर है जो उसकी रेटिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावर वो जो है वो जो कंज्यूम कर रहा है वो है, नो नो नो, ये वो पावर है जो मैक्सिमम वो कंज्यूम कर सकता है सर्किट के अंदर। सो रेजिस्टेंस निकालते वक्त हमें जो रेटिंग उसकी दी हुई है उन्हीं रेटिंग्स के मुताबिक रेजिस्टेंस निकालनी होती है। ठीक है, तो R1 हमारे पास क्या आ जाएगा, V²। V हमारे पास है जी 100, तो 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय P1 क्या लिखा हुआ है जी, 50 लिखा हुआ है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 1000, 5 2 10, तो आंसर आ गया जी 200 ओम। तो R1 जो है इस बल्ब की वो है 200 ओम। अब इसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, इसके लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, R2 = V²। V हमारे पास है जी 10,000 और V² 10,000 है, और डिवाइडेड बाय P2 जो है वो हमारे पास 100 है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया जी 100 ओम। लो जनाब, इसका मतलब है कि बल्ब 1, ठीक है, ये वाला बल्ब, इसकी जो रेजिस्टेंस आई है हमारे पास, इसकी जो रेजिस्टेंस आई है हमारे पास वो भी यहाँ पर लिख लें, वो हमारे पास आई है जी 200 ओम। और इसकी जो रेजिस्टेंस आई है वो भी लिख लें, वो कितनी आई है जी, वो आई है 100 ओम। ये हमारा वैल्यूज़ का सेट बन गया। अब इस सेट से हमने अगला सारा काम करना है। लो जी, सिंपल सा यहाँ फार्मूला लगाऊंगा मैं और बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि सीरीज़ में किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी और पैरेलल में किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। चलें देखें ज़रा, आप सब ने पढ़ा P = VI, पढ़ा ना। मैंने आपको समझाया था कि जो चीज़ सेम होती है उसको अलग निकाल लेते होते हैं। अब सीरीज सर्किट में क्या चीज़ सेम है, करंट को अलग निकाल लें, तो करंट हमारे पास क्या आएगा, करंट हमारे पास आएगा P/V। अब देखें, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और उनका आंसर एक कांस्टेंट फैक्टर है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा वो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और वो उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। अब पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस ज़्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, देखें दोनों में से रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है बल्ब 1 की, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा तो पावर भी इसके क्रॉस, पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा, और पावर डेसिपेशन ज़्यादा
तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा। इसका मतलब है सीरीज़ कम्बिनेशन में ये जो 50 वाट वाला बल्ब है इसकी ब्राइटनेस 100 वाट वाले से ज़्यादा है। हालांकि हमें लगता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि नहीं 100 वाट वाले का ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, कॉमन सेंस नहीं, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं हम साइंस में उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में लगा लें आप बल्ब्स को, ठीक है। यही दो बल्ब्स जो हैं इनको आप पैरेलल कम्बिनेशन में लगा लें, ठीक है जी। ठीक है, अब इसी रिलेशन को देखें, P इक्वल टू यही। अब पैरेलल कम्बिनेशन में क्या सेम होगा? पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, करंट डिफरेंट हो जाता है। सो जो चीज़ सेम है उसको अलग निकाल लें, V को निकाल लें, तो V हमारे पास क्या आएगा? P/I। अब देखें अब क्या है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, उनका आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दोनों क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जिसके अक्रॉस करंट ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर डेसिपेशन भी, उसका पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा होगा। अब करंट किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा? जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। क्लियर हुआ? करंट किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा पैरेलल कम्बिनेशन में? जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस करंट, उसमें से करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो पावर डेसिपेट भी ज़्यादा करेगा और ज़्यादा ब्राइट होगा। इसका मतलब है कि अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो जिसकी रेजिस्टेंस कम, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसके क्रॉस करंट ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस कम किसकी है? इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसके क्रॉस करंट, इसमें से फ्लो होने वाला करंट ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा तो पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब अगर सीरीज़ का एक और नुकसान है, अगर सीरीज़ में फ़र्ज़ करें 3 बल्ब लगे हों और तीनों में से कोई एक फ्यूज़ हो जाए, तीनों बल्ब ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट है ना, ठीक है, तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं। एक बल्ब के फ्यूज़ होने से सारे बल्ब चाहे फ्यूज़ ना भी हों लेकिन वो ग्लो नहीं करेंगे, ये नुकसान है। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में अगर एक बल्ब ख़राब हो भी जाता है तो बाकी बल्ब चलते रहते हैं, वो काम करना नहीं छोड़ते। तो मुझे बताएं आपके घरों में कौन सा कम्बिनेशन होगा? जाहिर बात है पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। इसलिए एक बल्ब ख़राब हो भी जाए तो बाकी बल्ब चलते रहते हैं। एक और फ़ायदा है सीरीज़ कम्बिनेशन में, आप जितने बल्ब्स का इजाफा करते जाओगे, इजाफा करने से बाकी सब की ब्राइटनेस उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में चूंकि सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एक जैसा होता है, इसलिए पैरेलल कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल कम्बिनेशन में एक बल्ब ऐड करने से बाकियों की ब्राइटनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो बल्ब आप पैरेलल में ऐड करेंगे उसकी ब्राइटनेस अपनी पावर रेटिंग के मुताबिक होगी। मसलन पहले एक लगा हुआ है 50 वाट का, एक 100 वाट का, मैं ला के 200 वाट का लगा देता हूँ, तो उसकी ब्राइटनेस बाकी सारों से ज़्यादा हो जाएगी पैरेलल कम्बिनेशन में। इसलिए आप घरों में देखते हैं, घरों में जब आप 2 डिफरेंट बल्ब्स लगाते हैं, एक 100 वाट वाला, एक 200 वाट वाला, तो आप देखते हैं कि 200 वाट वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है ना। क्लियर हो गया जी? ठीक हो गया। सो ये था जी हमारे पास बल्ब्स का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन, जो कि बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो हमने इसको जो है वो टैकल किया बहुत ही टेक्निकल तरीके से। सो आगे मूव करते हैं, जो देखते हैं हमारे पास क्या है। बल्ब इन पैरेलल भी हो गया जी। आगे देखें जी, किरचॉफ रूल्स। तो ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि ये किरचॉफ लॉज नहीं है, ये किरचॉफ रूल्स हैं, ठीक है जी। तो किरचॉफ 2 रूल्स हैं, आपको पता है। पहला रूल जो है इसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं, यानी कि अगर हमारे पास किसी जंक्शन पर बहुत सारे कंपोनेंट्स का करंट आके मिल रहा हो तो नेट करंट जो है उस जंक्शन से ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने करंट्स यहाँ एंटर होंगे उतने ही करंट्स इसको लीव करेंगे, यानी कि I1 और I2 करंट जो हैं इस जंक्शन में एंटर हो रहे हैं, और लेट सपोज कि ये करंट I3 और I4 जो है ये लीव कर रहा है। तो जितने करंट्स इस जंक्शन पर ऐड हो रहे हैं उतनी करंट इसको लीव कर रहे हैं, तो इनका जो नेट करंट है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा।
यानी कि नेट करंट जो है इस जंक्शन के ऊपर वो क्या है, वो ज़ीरो है। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि किसी भी नोड के ऊपर, सर्किट के अंदर किसी भी नोड के ऊपर अगर कोई सोर्स ऑफ चार्जेस या सिंक ऑफ चार्जेस नहीं पड़ा तो इस सूरत में जितना करंट उस नोड में इन हो रहा है I1 प्लस I2 उतना ही करंट उसको लीव करेगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद जो सेकंड हमारा रूल है इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। सर्किट में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास इस सर्किट में 4 कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है जी, 2 हमारे पास सेल लगे हैं और 2 हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हैं, तो तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका सम जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर किसी एक पॉइंट से हमारा कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करना शुरू करता है, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, ठीक है, तो क्या होगा, जब वो सर्किट से एनर्जी गेन करेगा और जब वापस इसी पॉइंट पर आएगा तो उसकी एनर्जी दोबारा से वही होगी जो शुरू में थी, स्टार्ट में थी। यानी कि जो भी एनर्जी ये सर्किट से गेन करेगा वो सारी एनर्जी ये सर्किट में ही कंज्यूम करेगा। तो जो एनर्जी इसके पास एट द स्टार्ट थी वही एनर्जी इसके पास एट द एंड होगी। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम कुछ थोड़े से कुछ हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा मूव करें। कुछ हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करना होता है जब भी हमने इन रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियोमीटर एंड वेटस्टोन ब्रिज। तो इससे आगे आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे अलग अलग, वेटस्टोन ब्रिज का अलग लेक्चर मिलेगा और पोटेंशियोमीटर का अलग लेक्चर मिलेगा। दोनों लेक्चर्स को आपने देखना है, उसके साथ ही हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।